Hello, future officers. Welcome to Sadhana Vijay Academy's current affairs session. Let's begin the journey from अवेयरनेस टू अचीवमेंट। आज हम करंट अफेयर की सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे बल्कि उन्हें समझेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे, जिससे कि वो आपके एग्जाम, हर एग्जाम के लिए बेहतर हो सके, हर एग्जाम में काम आ सके। तो देखेंगे अपनी करंट अफेयर का सेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने करंट अफेयर के सेशन में पहले मैपिंग करते हैं, मैपिंग को देखते हैं, वर्ल्ड मैप हो या फिर इंडिया का मैप हो या फिर हमारी रिवर्स हो, नेशनल पार्क हो। इन्हें हम देखने के बाद, इन्हें डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं द हिंदू की जितनी भी अपडेट हमारी न्यूज़ होती हैं उन्हें कवर करते हैं। आज का द हिंदू का न्यूज़ की जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं उन्हें कवर करते हुए चलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं अपनी जो हमारे लास्ट वीक के जो हमारा रिवीजन होता है या फिर लास्ट वीक की जो हमारी न्यूज़ होती है उनका हम रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम अपना वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में जैसे कि आप रोजाना देखते ही हैं कि हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं तो हम फटाफट से देखते हुए चलते हैं, क्योंकि हम डेली उन्हें कवर कर रहे हैं तो इसीलिए हमें वो अच्छे से याद हो गई होंगी। जिसका ये फर्स्ट सेशन है वो कोई भी टेंशन ना ले, सिर्फ एक बार क्लासेस को देखे और जो मेरी डेली की करंट अफेयर की क्लासेस हैं उन्हें कंटिन्यू देखते रहे। आपको खुद से खुद याद हो जाएगा, आपको कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है और ना ही बिल्कुल भी टेंस होने की जरूरत है कि आपको टेंशन लेने की, यार मेरे को तो ये याद नहीं है। तो आप उससे बेफिक्र रहें, बस डेली करंट अफेयर का मेरा सेशन करते रहे, आपको खुद से खुद ही याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे 7 कॉन्टिनेंट, जिसमें फर्स्ट है हमारा साउथ अमेरिका, उससे ऊपर आपको नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा। ये सबसे इजी कॉन्टिनेंट है कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दो तो हमें याद हो ही गए। थर्ड हमारा प्यारा भारत जिस कॉन्टिनेंट में है वो है एशिया। तो हमें थर्ड भी हमेशा याद रहता है कि हम किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो हम एशिया में आते हैं। एशिया के ही पास आपको 2 कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, एक यूरोप देखने को मिलेगा, एक अफ्रीका देखने को मिलेगा। नीचे की साइड आपको साउथ में अफ्रीका देखने को मिलेगा और आप नॉर्थ में अगर देखेंगे, वेस्ट नॉर्थ में तो यूरोप देखने को मिलेगा। अब हमारे जो प्यारा भारत है, एशिया के बिल्कुल अगर आप चलेंगे ईस्ट साउथ में तो वहां आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। ये हुए हमारे 6 कॉन्टिनेंट जो बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी वे में आप याद कर सकते हैं। जैसे कि हम किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, हम आते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। हमारा प्यारा भारत किस में पड़ता है, एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अब एशिया कॉन्टिनेंट के पास कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, तो आपको 3 कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। अगर आप ईस्ट में साउथ में जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे वेस्ट में, तो वेस्ट के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा यूरोप, और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा। बचे 2 कॉन्टिनेंट जो कि हमारे हैं नॉर्थ में और साउथ में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और सबसे लास्ट और 7 कॉन्टिनेंट है हमारा अटलांटिका। कौन सा है, अटलांटिका। तो ये हुए हमारे 7 कॉन्टिनेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको लर्न नहीं हो रहे तो बिल्कुल भी टेंस होने की जरूरत नहीं है, प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। आप डेली सिर्फ करंट अफेयर का सेशन कीजिए, उसी से आपको ये इजीली लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे 7 कॉन्टिनेंट के साथ साथ हम देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से ओशियन पड़ते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पास आपको जो महासागर देखने को मिलेगा, ओशियन देखने को मिलेगा, तो साउथ और नॉर्थ मीन्स मिडिल जो अमेरिका है उसके पास में आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका के नीचे इधर आपको सदर्न ओशन देखने को मिलेगा, इधर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, और ऊपर यहाँ पे आप ग्रीनलैंड देख रहे हैं और यहाँ पर आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा। मींस नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा। इधर अगर आप नॉर्थ अमेरिका के साउथ में देखोगे तो पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका के अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, और साउथ अमेरिका के अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपको सदर्न ओशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, जो कि भारत के पास में है और भारत का ही हिस्सा है यहाँ पर। तो ये आप देखेंगे इंडियन ओशन। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे एशिया के आप नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा,
और अगर आप ईस्ट साउथ में देखेंगे तो पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। नीचे आप देखेंगे तो आपको आर्कटिक जो अटलांटिक महासागर है वो देखने को मिलेगा। अंटार्कटिक जो हमारा कॉन्टिनेंट है वहीं पर अटलांटिक महासागर भी है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये हुए हमारे ओशियन, साथ ही साथ हमारे 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप हमारे ये हुए। इसी के साथ चलते हैं कि कुछ जो हमारे एनिमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, किस जगह वो रहते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको नीलगिरी देखने को मिलेगा। जो नीलगाय हैं, नीलगाय हैं जो हमारी, सॉरी नीलगिरी नहीं, नीलगाय जो है वो कहां पर पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहां पर आपको देखने को मिलेगी? तो वो मिलेगी हिमालयन माउंटेन पर। कहां पर? जो नियर पड़ता है हिमालयन माउंटेन, यहां पर तो ये आपको नीलगाय देखने को मिलेंगी। नीचे अगर आप बंगाल फॉक्स देखेंगे तो वो आपको कहां देखने को मिलेगा? तो बंगाल जो फॉक्स है वो आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगा, जो कि राजस्थान में है। यहां आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन सा कहां पर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश आप यहां देख रहे होंगे, मैं आपको मैप में डेली समझाती भी हूं कि कौन सा स्टेट कहां पर पड़ता है। राजस्थान गुजरात के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा और यहां आपको बंगाल फॉक्स देखने को मिलेगा। इंडियन राइनोसोरस कहां पर देखने को मिलेगा? तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क पर। कहां पर? काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है वो आप देखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी है नेशनल पार्क जब मैंने पढ़ाया। और जब आपको मैंने असम जो स्टेट है वो पढ़ाया था तो आपको बताया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है? असम में। तो यहां आप देखेंगे ये है असम, और असम में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडियन राइनोसोरस देखने को मिलेंगे। फिर है जो येलो थ्रोटेड मर्टेन है, ये कहां पर देखने को मिलती है? तो ये नामदफा नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। और नामदफा नेशनल पार्क मैंने आपको पढ़ाया था कि ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। जब मैंने आपको 7 स्टेट पढ़ाया था तो तब आपको अरुणाचल प्रदेश पढ़ाया और उसी में आपको नेशनल पार्क भी मैंने आपको बताए थे। तो जो नामदफा है वो कहां पर पड़ेंगी? वो पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे आपको मार्टिन देखने को मिलेगी। इरावेडी डॉल्फिन है, जो कि डॉल्फिन है वो कहां पर देखी गई है? तो डॉल्फिन आप देखोगे चिल्का लेक में। और चिल्का लेक कहां पर पड़ती है? तो मैंने जब आपको उड़ीसा पढ़ाया था तो आपको बताया था कि उड़ीसा में आपको चिल्का लेक देखने को मिलेगी और वहीं पे आपको डॉल्फिन देखने को मिलेगी। तो ये कहां पर है? ये है उड़ीसा में। यहाँ आप देख रहे होंगे ये है उड़ीसा। फिर चलते हैं 6 पॉइंट पर। स्पॉट बिल जो पैलिसन है वो है अटापक्का। जो अटापका है वो कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। अटापका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहां आपको पैलिसियन देखने को मिलेंगी। जो हमारा 6 पॉइंट था, सॉरी, यहां पर आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश। ये कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मैंने ये कर्नाटका कर दिया था, ये आप गलत हो गया। तो आप कहां देखेंगे कि ये पड़ेगा हमारा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कहां पर है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं, फिर है मालाबार जो हॉर्नबिल है वो कहां पर देखने को मिलेगा? तो वो देखने को मिलेगा आपको डंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये कहां पर पड़ती है? ये पड़ती है कर्नाटका में। यहाँ आपको ये कौन सा मिलना? कर्नाटका, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, इधर आप देखेंगे असम, ये अरुणाचल प्रदेश, इधर आपको हिमाचल प्रदेश, ये राजस्थान। और 8 नंबर पर जो कि है गिर फॉरेस्ट या फिर गिर नेशनल पार्क, ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। तो यहाँ आप देखेंगे 8 है जो पेंगुलिन है, ये कहां पर पाया जाता है? तो गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में मिलता है। और ये कहां पर पाए जाते हैं? गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये हुए हमारे 7 जो हमारे पॉइंट थे। आपको आई होप याद हुए होंगे, अगर नहीं भी हुए तो हम डेली इन्हें रिवीजन कर रहे हैं। आपको थोड़ा याद रहेगा कि राइनोसोरस कहां पर पाए जाते हैं, जो पेंगुलिन है ये कहां पर पाए जाते हैं, नीलगाय कहां पाई जाती है। तो ये थोड़ा आपको आइडिया होगा। और कभी कभी हमारे जीके के क्वेश्चन में ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेशनल पार्क पर। हम नेशनल पार्क को कर रहे थे। नेशनल पार्क में हमने लद्दाख पढ़ा था, इसी के साथ जम्मू कश्मीर देखा था, हिमाचल प्रदेश देखा था, पंजाब में कोई नेशनल पार्क है नहीं, हरियाणा देखा था, उत्तर प्रदेश, और फिर देखा था हमने बिहार। अब इन्हीं सबका रिवीजन करते हुए पहले हम इन्हें एक बार रिवीजन करेंगे, इसके बाद हम उसी में 3 जो स्टेट है और ऐड करेंगे और उनके नेशनल पार्क देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा था लद्दाख, और लद्दाख में आपको हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिला था। और लद्दाख में सिर्फ इकलौता नेशनल पार्क है, वो है हेमिस नेशनल पार्क। इसके बाद चले थे हम जम्मू कश्मीर में, जहां पर हमने 4 नेशनल पार्क देखने को मिले थे। सबसे पहले हमने देखा था सलीम अली नेशनल पार्क, फिर देखा था काजीनाग नेशनल पार्क, दाचिंगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो ये हमारे 4 नेशनल पार्क थे। कहां पर? ये हुआ जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर जो हमारा था सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ और काजीनाग नेशनल पार्क। इसके बाद हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हमें 5 नेशनल पार्क देखने को मिले थे। 5 कौन कौन से थे? ग्रेट हिमालय था, पिन वैली, इंद्रकीला, खीरगंगा और सिम्बरवाला। ग्रेट हिमालय,
पिन वैली, इंदरकीला, खीरगंगा और सिम्बरबारा, ये हमारे क्या थे, नेशनल पार्क थे। ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंदरकीला, खीरगंगा और सिम्बरबारा। इसके बाद हमने देखा था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी इकलौता नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। और फिर अगर बिहार में चलेंगे तो बिहार में भी हमारा इकलौता नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अभी बिहार में 2 रामसर साइट को ऐड किया गया है और अब हमारी ऑल जितनी भी रामसर साइट है वो 93 हो गई हैं। ये हमारी जो अपडेट न्यूज है उसमें। और सबसे बड़ी जो हमारी रामसर साइट है वो कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो हमारी रामसर साइट है वो है सुंदरबन, हमारी रामसर साइट है। तो ये हुआ। अब हमारी कुल मिलाकर कितनी रामसर साइट हो गई, तो 93 हमारी मिलाकर कुल रामसर साइट हो गई हैं। इसी के साथ में चलते हैं। अब हमारा फिर देखते हैं, यहाँ हमने सिक्किम भी देखा था। सिक्किम में भी एक ही नेशनल पार्क आपको देखने को मिला था, वो था कंचनजंगा नेशनल पार्क। कौन सा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये हमारा हुआ। इधर सॉरी हमने उत्तराखंड को स्किप कर दिया। उत्तराखंड में हमने 6 अपने नेशनल पार्क देखने को मिले थे। कौन कौन से, तो कार्बो हमने देखना मिला था, जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर्स। ये हमने देखे थे कौन कौन से, जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंदा, नंदा देवी, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर्स। ये हमारे उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं। अब हमारे कौन कौन से, हमारा पंजाब थानी, हरियाणा हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार भी हो गया, इधर सिक्किम भी हो गया। अब चलते हैं हम अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश में हमें 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, मोलिंग और नामदफा नेशनल पार्क। कौन सा, मोलिंग और नामदफा नेशनल पार्क हमारा हिमाचल प्रदेश में है। इसी के साथ में हमने यहाँ पर राजस्थान और गुजरात को भी देख लिया था। तो एक बार देख लेंगे कि राजस्थान में हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो 5 देखने को मिले थे, मुकंद हिल डिजर्ट, कालदेव घाना, रणथंबोर और सरिस्का, ये हमें राजस्थान में देखने को मिले थे। फिर हमने देखे थे गुजरात में हमने देखा था वनसदा, बेलबक और गिर मैरिन, ये हमारे नेशनल पार्क थे। कौन कौन से, वनसदा, ब्लैक बक, गिर और मैरिन, ये नेशनल पार्क हमारे गुजरात में स्थित थे। ये हुए, ये भी हो गया और ये भी हो गया। आज हम देखेंगे अब मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी नेशनल पार्क पाए जाते हैं। और आप याद करें कि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स में जो नेशनल पार्क होते हैं वो मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी नेशनल पार्क आप देख रहे होंगे, 11 नेशनल पार्क हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि बांधवगढ़, फोसिल, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुरा, वन विहार, दिनसोर और क्यूनो, ये नेशनल पार्क है। आपको एक लाइन में याद कर, जैसे मैंने याद किए हुए हैं कि आप एक लाइन में जब याद करेंगे तो वो आपको फटाफट याद होते हुए चले जाते हैं। आप अगर कोई स्किप भी कर दो तो अगर आपने एक लाइन में याद कर ली तो फटाफट आप सारों को याद कर लोगे और उसी में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहां से बिलोंग करता है। तो अगर मध्य प्रदेश का आपको देखना है तो आप देखेंगे कौन कौन सा, बांधवगढ़, फोसिल, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुरा, वन विहार, दोनेश्वर और क्यूनो। आप दिनोशोर है इसे अभी स्किप करके अलग से एक बना सकते हैं कि बांधव, फोसिल, कन्ना, माधव, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुरा, वन विहार, क्यूनो, एक लय में आपको ये याद हो जाते हैं। ये हुए बांधव, फोसिल, कन्ना, माधव, पन्ना, पेंच, इधर देखेंगे संजय, सतपुरा, वन विहार और कूनो यहाँ पे हो गया। और दिनोशर, ये हो गए नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश के। कल फिर एक बार देख लेंगे इन्हें। इसी के साथ में अभी हमारे ये हुए। यहाँ से अगर आप देखना चाहे तो एक और ले लीजिए, इसमें हम ले लेते हैं असम को। असम में आप देख सकते हैं डिब्रूगढ़, सिकोवा, डिब्रूगढ़, दिहिंग, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग। कौन कौन से हैं, डिब्रू, सिकोवा, दिहंग, रायमोना, काजीरंग, मानस, नामेरी, ओरंग, ये हमारे असम के हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि डिब्रू, दिहंग, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, ये हमारे असम के हैं। तो कल हम फिर से इनका रिवीजन करेंगे। हमने कौन कौन से देखे, एक देखा हमने मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कौन से थे, तो बांधवगढ़, फोसिल, पन्ना, पेंच, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो और दोनसिर। इसी के साथ हमने देखा अरुणाचल प्रदेश के, तो देखे थे मोलिंग और नामदफा। असम का देखा तो डिब्रू, दिहिंग, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, ये हमारे हुए असम के नेशनल पार्क। आज के लिए हमारे नेशनल पार्क में इतना इनफ है। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट पर देखेंगे हम कि हमने देखा था साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। कल हम देखेंगे कि हम एशिया के जितने भी देश हैं उनकी एक लिस्ट लेकर आएंगे और एशिया को देखेंगे कि एशिया में कौन कौन से देश मिलते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, रशिया हुआ, ये एशिया में पड़ते हैं। इसी के साथ और कौन कौन से देश देखे जाते हैं, कौन कौन से देश आते हैं, तो उन्हें भी हम कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले ये है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ
साउथ अमेरिका में हमने देखे थे कि नीचे जब आप देखते हैं तो आपको दो देश देखने को मिलते हैं, अर्जेंटीना और चिली। अर्जेंटीना आपको ईस्ट में देखने को मिलता है और वेस्ट में आपको चिली देश देखने को मिलता है। उसी के ऊपर अगर आप देखते हो तो आपको उरुग्वे देखने को मिलता है, उरुग्वे से ऊपर पैराग्वे देखने को मिलता है, पैराग्वे से ऊपर थोड़ा बोलीविया देखने को मिलता है, बोलीविया से थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो आपको पेरू देखने को मिलेगा, पेरू से थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो आपको इक्वाडोर देखने को मिलेगा, फिर कोलंबिया देखने को मिलेगा, इधर आओगे तो आपको वेनेजुला देखने को मिलेगा, वेनेजुला से फिर आप अगर ईस्ट में चलेंगे तो आपको गुआना देखने को मिलेगा, सूरीनाम देखने को मिलेगा, फ्रेंच गुआना देखने को मिलेगा और बीच में आपको ब्राजील देखने को मिलेगा। ये हमारे हुए साउथ अमेरिका के स्टेट। एक बार फिर से देख सकते हैं कि यहाँ आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना की बाउंड्री लाइन पर आपको चिली देश देखने को मिलेगा जो कि कहां पर वेस्ट में स्थित है। इसी के साथ यहां आपको उरुग्वे देखने को मिलेगा, यहां पर क्या है उरुग्वे, इधर पैराग्वे, यहां आपको साफ नहीं चमक रहा है, इधर आपको बोलीविया देखने को मिलेगा, इधर पेरू देखने को मिलेगा, इधर आपको इक्वाडोर देखने को मिलेगा, इधर कोलंबिया देखने को मिलेगा, इधर आपको वेनेजुला देखने को मिलेगा, इधर आपको गुआना देखने को मिलेगा, यहाँ पर सूरीनाम देखने को मिलेगा और इधर आपको फ्रेंच गुआना देखने को मिलेगा और ये आपको ब्राजील देखने को मिलेगा, ब्राजील आपको देखने को मिलेगा। ये हुए हमारे साउथ अमेरिका के स्टेट। साउथ अमेरिका के सारे जितने भी कंट्रीज हैं वो हमने देखे। मैंने आपको जल्दी जल्दी इसलिए कराया क्योंकि लास्ट टाइम से हमने इसका कितनी बार रिवीजन कर लिया है। अगर जो भी नए हैं क्लास में तो वो एक पेशेंस रखें और अपने आप को प्रेशराइज ना करें। नेक्स्ट क्लास में आप जब 2-3 सेशन देखेंगे तो खुद से खुद आपको लर्न हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी ना तो नोट करने की जरूरत है ना बनाने की जरूरत है। कुछ दिन अगर आप बिना लिखे देखोगे तो आप खुद से ही इसका जो मैप है उसे अच्छे से बना पाओगे और खुद से ही मेंशन कर पाओगे कि कौन सी कंट्रीज कहां पर स्थित है। ये हुआ। इसके बाद चलते हैं हम अपना जो हमारा है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हमने इंपोर्टेंट कंट्रीज देखे थे कौन कौन से। एक तो मैक्सिको देखने को मिला था, सेकंड यूनाइटेड स्टेट और कनाडा। ये 3 जो है इंपोर्टेंट है। और जो यूनाइटेड स्टेट है यहाँ पे आप अलास्का देखने को मिलेगा। अलास्का यूएसए का ही पार्ट है तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट, बीच में आपको कनाडा देखने को मिलेगा और नीचे आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इधर ग्रीनलैंड भी देखने को मिलेगा जो नॉर्थ अमेरिका का ही भाग है। इसके साथ ये हुआ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। ये हमने देख लिया नॉर्थ अमेरिका। अब चलते हैं अपने रिवर्स पर कि हमारी कौन कौन सी रिवर हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और कौन सी हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मैंने आपको अरब सागर की नदियां भी बताई थी और बंगाल की खाड़ी की भी बताई थी। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि अरब सागर में कौन कौन सी गिरती हैं। सबसे पहले अगर आप ऊपर से चलेंगे तो सबसे पहली जो नदी आपको मिलेगी वो मिलेगी लूनी नदी। लूनी नदी से नीचे आपको साबरमती नदी मिलेगी, फिर आपको मिलेगी माही नदी, फिर ताप्ती नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के नीचे ही आपको ताप्ती नदी पर मिलेगी। मैंने जब आपको मध्य प्रदेश पढ़ाया था तो आपको नर्मदा और ताप्ती नदियां बताई थी कि किस तरह से वो समांतर बहती हैं और किस तरह से मध्य प्रदेश के कितने हिस्से को वो अपने जल से प्रभावित करती है। मींस वहां पर जो जल की आपूर्ति है वो मैक्सिमम जो है नर्मदा और ताप्ती नदी से ही पूरी होती है। ये मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगी लूनी नदी जो कि राजस्थान से आती हुई कहां पर गिरती है, अरब सागर में। इधर आपको देखने को मिलेगी ये नदी हुई साबरमती। साबरमती इसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगी ये जो इस तरह से नदी आ रही है माही नदी। और ये जो 2 नदी आ रही हैं ये समांतर, इनमें से ये है नर्मदा और ये है ताप्ती नदी। इसी के साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगी मांडवी नदी और ये मिलेगी आपको ज्वारी नदी। इसके और नीचे चलेंगे तो आपको मांडवी से नीचे मांडवी हुई, ज्वारी हुई, फिर मिलेगी आपको श्रावती। श्रावती नदी देखने को मिलेगी, भरतपुंजा देखने को मिलेगी और ये मिलेगी पेरियार नदी। और सबसे नीचे आपको पुंबा नदी देखने को मिलेगी। तो कौन कौन सी हुई, लूनी, साबरमती, माही, फिर आपको देखने को मिलेगी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी। मांडवी से जस्ट नीचे आपको ज्वारी देखने को मिलेगी, श्रावती देखने को मिलेगी, भरतपुंजा, पेरियार और पुंबा। ये नदियां हुई। हमारी कितनी नदियां हुई तो हमारी हुई लूनी हुई, सेकंड हुई साबरमती, थर्ड हमारी माही, फोर्थ नर्मदा, फिफ्थ ताप्ती, 6 मांडवी, 7 ज्वारी, 8 श्रावती, 9 हमारी भरतपुंजा और 10 हमारी पेरियार और 11 हमारी पुंबा नदी हुई। ये 11 नदियां हैं जो हमारी कहां पर गिरती हैं तो ये गिरती हैं अरब सागर में। कहां पर गिरती हैं तो ये अरब सागर में गिरती हैं। कहां पर, अरब सागर में गिरती हैं। इसी के साथ में अब आप ये देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कौन कौन सी गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी दामोदर नदी, फिर देखने को मिलेगी स्वर्णरेखा नदी, फिर वैतरणी नदी, ब्रह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वैगई। ये नदियां देखने को मिलेगी कहां पर, अरब सागर में।
गिरने वाली नदियां हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रही होगी दामोदर नदी, इधर आपको स्वर्णरेखा नदी देखने को मिल रही है, महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पर आपको कृष्णा से नीचे पैनार नदी, कावेरी नदी, वैगई नदी ये देखने को मिलेंगी। अगर आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये है प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि जो तीनों जो हिस्सा, जो पृथ्वी का हिस्सा तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। और हमारे भारत का जो साउथ का जो पार्ट है ये प्रायद्वीपीय पठार है, क्योंकि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इसीलिए प्रायद्वीपीय जो हमारी नदियां हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे कि सबसे जो हमारी लंबाई के क्रम में अगर नदियां देखते चलेंगे तो सबसे जो लंबी नदी है वो है गोदावरी। गोदावरी के बाद आपको कृष्णा नदी देखने को मिलेगी, नर्मदा नदी, महानदी और ताप्ती नदी देखने को मिलेगी। सबसे पहले गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। अगर आप ये चाहते हैं कि इनकी ट्रिक लेकर आया जाए, ट्रिक हम बना सकते हैं और इजी भी होती है, लेकिन ट्रिक हमें बहुत ही कम टाइम के लिए याद रहती है। अगर हम जितना भी कंप्लीट पोर्शन है उसे एक लैब में एक अच्छे से लर्न कर लेंगे और इसका 8-10 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको सब याद भी हो जाएंगी, क्योंकि ट्रिक हमारे शॉर्ट टर्म के लिए रहती है और वो माइंड से स्किप भी हो जाती हैं। बाई चांस हमने ट्रिक बना ली लेकिन बीच में हमने ये वर्ड किससे ऐड किया हम भूल गए, तो वो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल सारा का सारा ही बेकार हो जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो तो मैं ट्रिक लेकर आती हूँ, उनकी ट्रिक भी बनाएंगे, लेकिन आप पूरे नाम भी अच्छे से लर्न करेंगे। जितना भी मैक्सिमम अगर आपकी प्रायोरिटी होगी वो होगी कि आप ट्रिक को ना याद करके कंप्लीटली याद करें, कि जैसे हमने याद कर ली कि लूनी और साबरमती माही 3 नदियां एक साथ निकलती हैं। इसी के साथ अगर नीचे देखेंगे तो 2 नदी एक साथ मिलती हैं, नर्मदा और ताप्ती। जब नीचे और आएंगे तो 3 नदी आपको और साथ में मिलेंगी, 2 नदी और साथ में मिलेंगी, मांडवी और ज्वारी। फिर 3 नदी आपको साथ में मिलेंगी, कौन कौन सी, तो ये 3 नदी है श्रावती, भरतपुंजा और पेरियार। और एक नदी आपको सबसे नीचे साउथ में देखने को मिलेगी, पुंबा नदी। तो ये हमारी नदियां होंगी। इसी तरह से हम इन्हें भी याद कर सकते हैं कि जो दामोदर और स्वर्ण रेखा है वो आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कौन सी, स्वर्ण रेखा, और इधर आपको दामोदर नदी देखने को मिल रही है। इन दोनों के नीचे आपको महानदी देखने को मिलेगी। महानदी कहाँ पर है, तो आपको यहाँ नजर आएगी। इसी के साथ में थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको गोदावरी और कृष्णा देखने को मिलेगी। उससे और थोड़ा नीचे तो आपको पनार देखने को मिलेगी। पनार के नीचे आपको कावेरी और वैगई देखने को मिलेंगी। तो ये नदियां आप इजिली से क्या कर पाओगे, लर्न कर पाओगे। इस तरह अगर आपको एक बार याद हो गई तो आप इन्हें भूल नहीं पाओगे, लेकिन जो ट्रिक होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और बहुत जल्दी आपके माइंड से स्किप हो जाती है। बाकी हम दोनों चीजें देखते हुए चलेंगे। अब देखेंगे भारत के हमारे 10 देश जो कि पड़ोसी देश हैं, और कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनकी राजधानी क्या है, तो फटाफट से एक बार देखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है चीन। भारत के पास में चीन पड़ता है और चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। इसी के साथ आप भूटान देखेंगे। भूटान कहाँ पर स्थित है, तो भूटान यहाँ पर स्थित है। और इधर आपको नेपाल देखने को मिलेगा, ये हुआ चाइना। तो भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, और जो नेपाल की है वो है काठमांडू। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये श्रीलंका का पार्ट देखने को मिलेगा। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है कोलंबो। इधर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। म्यांमार यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है म्यांमार। और म्यांमार की जो राजधानी है वो है नाइपीडो है। फिर देखेंगे आप मालदीव आपको देखने को मिलेगा। मालदीव आपको थोड़ा इधर देखने को मिलेगा, मालदीव। और मालदीव की जो राजधानी है वो है हमारी माले। इसी के बाद बांग्लादेश देखने को मिलेगा। बांग्लादेश यहाँ पर स्थित है, ये है बांग्लादेश का पार्ट। और बांग्लादेश की जो राजधानी वो है ढाका। फिर पाकिस्तान देखने को मिलेगा, यहाँ पर है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। फिर देखने को मिलेगा इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और अफगानिस्तान आपको यहाँ पार्ट, ये अफगानिस्तान का देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पार्ट है अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान की जो राजधानी वो है काबुल। ये हुए हमारे देश। इसके बाद अब हम देखेंगे अपने जो हमारे करंट अफेयर का पोर्शन होगा, लेकिन उससे पहले जैसे कि हम द हिंदू का एनालाइज करेंगे, द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभी आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज चल रही हैं। नोबेल प्राइज किस किस को दिया गया, एक बार उनका रिवीजन करते हुए चलेंगे। फटाफट से देखेंगे कि नोबेल जो हमारे प्राइज है किस फील्ड के लिए दिए गए हैं, किस किस को दिए गए हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से। क्योंकि अगर एग्जाम में हमारा जीके जीएस का पोर्शन होता है तो उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि आपको नोबेल प्राइज से कोई ना कोई
क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो हमारे नोबेल प्राइज है किस किस में दिए गए हैं, फिजिक्स में दिए गए हैं, केमिस्ट्री में दिया गया है, हमारा मेडिसिन में दिया गया है। मेडिसिन का मैंने आपको पढ़ा भी दिया था, जो करंट अफेयर की न्यूज में जब मैंने आपको द हिंदू एनालाइज कराया था तब आपको पढ़ाया था। इसी के साथ साथ में साहित्य में दिया गया है, शांति का दिया गया है, तो ये सब हम देखते हुए चलेंगे। अर्थशास्त्र में दिया गया है। आज हम चार को कवर करेंगे, मेडिसिन को देखेंगे, फिजिक्स को देखेंगे, केमिस्ट्री को देखेंगे और साहित्य को देखेंगे। मैंने आपको साहित्य का भी पढ़ा दिया है, मेडिसिन का भी आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा था कि क्यों दिया गया है, किस लिए इम्यून जो सेल है उनकी खोज की गई है, किस तरह से इम्यून सिस्टम वर्क करता है, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगर किसी ने नहीं देखी है तो उस क्लास को जाकर, करंट अफेयर की क्लास को जाकर आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम पहले कि जो केमिस्ट्री में है वो नोबेल प्राइज किस किस को दिया गया है। तो ये जो नोबेल प्राइज है ये दिया गया है ओमर को, रिचर्ड को और सुजुमान को। किसको? सुजुमू को दिया गया है। ये 3 लोगों को दिया गया है। देखते हैं, और तीनों में क्या है, एक अमेरिका से है, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक जापान से। ये जापान से है, जो रिचर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया से है और ओमर जो है वो यूएस से, कैलिफोर्निया से बिलोंग करते हैं। देखते हैं तीनों वैज्ञानिक, एक ऑस्ट्रेलियाई, एक जापानी और एक जॉर्डन अमेरिका वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन तीनों ने मिलकर एक नई प्रकार की सामग्री की खोज की और निर्माण किया, जिसे क्या कहते हैं, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स कहते हैं। किस लिए दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए दिया गया है, MOF के लिए दिया गया है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs कहा जाता है। किस किस को दिया गया है? तो ये है, फर्स्ट है ओमर एम यागी, जो कि कहां से है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका से है। सेकंड है रिचर्ड रॉबसन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। सुजुमी, जो कि सुजुमी है, ये सुजुमी कितागावा कहां से, क्योटो यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपने रिसर्च किया है और जापान के ये व्यक्ति हैं। इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। इन्होंने खोज क्या की है? तो इन्होंने एक मेटल जो ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है उसकी खोज की है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई स्पंज होता है या फिर कोई फोम होता है, और अगर उसे पानी में रख दिया जाए या पानी उसको क्या करता है, वो जितना भी पानी रहता है उसे सोख लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसी तरह से क्या क्या है इन्होंने कि कैसे गैसों से पानी को निकाला जा सकता है, गैसों से जो हानिकारक गैसें हैं उन्हें कैसे हम सोख सकते हैं, या रेगिस्तान में पानी को कैसे सोखा जा सकता है, ये सब इन्होंने खोज की है। इसके लिए आप डिटेल में एक बार देखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो धातु और कार्बनिक यौगिकों को मिलाकर बनाए जाते हैं। आप जानते हैं कि धातु की प्रॉपर्टी अलग होती है, कार्बनिक यौगिकों की प्रॉपर्टी अलग होती है। इन दोनों को मिक्स करना मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग लाई करती है, वो अलग वर्क करती हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या क्या है, इन्होंने इन दोनों को मिलाकर एक पदार्थ बनाया है, एक मेटल का फ्रेमवर्क बनाया है। आमतौर पर धातु और कार्बनिक पदार्थ बहुत अलग प्रकृति के होते हैं। इन पर वैज्ञानिक ने उन्हें एक साथ जोड़कर स्थायी और उपयोगी संरचना तैयार की है। इन संरचनाओं में क्या है कि बहुत छोटे छेद और कैविटी होती है, जिनका उपयोग गैसों या तरल पदार्थों को पकड़ने, शुद्ध करने या फिर संग्रह करने में किया जाता है। जैसे इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, कैविटीज होती हैं, वो क्या करेंगी, वो जो गैसें होंगी या पानी होंगी या तरल पदार्थ होंगे उन्हें क्या करेगी, सोख लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ऐसे इन्होंने एक संरचना बनाई है। इसी के साथ में इस खोज की शुरुआत कैसे हुई, तो 1970 के दशक में किसने, जो थे रिचर्ड रॉबसन ने मेलबर्न यूनिवर्सिटी में इस अवधारणा पर प्रयोग शुरू किया था। कब? 1970 के दशक में। उन्होंने धातु जो आयन होती है, जो हमारे मेटल आयन्स होते हैं, और 4 भुजा वाले जो अणु होते हैं, 4 आर्म जो हमारे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक जाल जैसी संरचना बनाई। इन्होंने एक जाल जैसी क्या बनाई, संरचना बनाई। इसके बाद क्या हुआ कि जाल जैसी जो संरचना बनाई, जो क्रिस्टल जैसी दिखती थी और अंदर बहुत सारे छेद थे। दिखती तो क्रिस्टल की तरह थी, लेकिन उसमें अंदर छोटे छोटे बहुत सारे छेद थे। बाद में सुजुमी कितागावा ने पाया कि इन संरचनाओं में गैसें भरी जा सकती हैं और ये लचीली बन सकती हैं। कि ये जो संरचना थी, जो हमारी एक मेटल की तरह संरचना थी जिसमें छेद छेद पाए गए थे, उसमें उन्होंने पता किया कि इसमें हम गैसों को भर सकते हैं। जिससे कि क्या होगी, जब गैस, आपने देखा होगा स्पंज में जब पानी भर जाता है, पहले वो क्या होता है, बहुत ही आपको देखने को मिलेगा कि एक ठोस की तरह रहता है। उसे मोड़ो तोड़ो तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही उसमें पानी भर जाएगा तो क्या होगा, एक लचीला पदार्थ बन जाएगा, वो टूटेगा नहीं, इधर से ऐसे थोड़ा ढीला ढाला हो जाएगा। तो इसी तरह से इन्होंने क्या बताया कि जो वो संरचना देखी गई थी, जो क्रिस्टल जैसी दिखाई देती थी, अंदर बहुत सारे छेद थे, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इन संरचनाओं में गैस भरी जा सकती है और यह लचीली बन सकती है।
अतः ओमर यागी ने इन संरचनाओं को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स नाम दिया, उन्हें स्थिर तथा व्यवहारिक रूप दिया। इन्होंने क्या किया, जो थर्ड हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, इसे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इनका रूप दिया और इसे एक स्थिर रूप दे दिया कि ये जो हमारा पदार्थ होगा जिसे हम बनाएंगे वो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होगा। चलते हैं नेक्स्ट, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। जैसे रेगिस्तान की हवा से पानी निकालने में उपयोगी होगा। ये जो MOF होगा ये नमी को सोखने का काम करेगा। नमी को सोख कर क्या करेगा, नमी में क्या होता है आप देखते होंगे, जब नमी आप रूम में देखते होंगे कभी कभी चिपचिपा माहौल हो जाता है। जैसे जून के महीने में जब गर्मी पड़ती है और आप कूलर चलाए रखते हैं तो उसके बाद भी आपको चिपचिपा महसूस होगा, एक वहां पर नमी महसूस होगी। तो वो क्या होगा, वो जो चिपचिपापन होता है आपको देखो हल्का हल्का पानी की तरह से आपको चिपचिपा लगेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि जो रेगिस्तान में नमी होगी उससे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, उसमें पानी मिलेगा, पानी प्राप्त होगा। तो वो क्या करेंगे कि रेगिस्तान के हवा से पानी निकलने में उपयोगी जो MOF नमी सोखते हैं पानी के रूप में छोड़ते हैं, पानी के रूप में छोड़ते हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने में मददगार होगा। जो ये स्पंज की तरह स्ट्रक्चर होगी, जो ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होगा, ये क्या करेगा, ये जो कार्बन ऑक्साइड है उसे पकड़ने में भी मदद करेगा। इससे क्या होगा, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो काफी अच्छा होगा और जो हानिकारक गैसें हैं उन्हें हम पकड़ने में मददगार होगी, हमारे लिए बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। प्रदूषण फैलाने वाले रासायनिक जो यौगिक है जैसे कि PFAS को पानी से निकालने में काम आता है। साथ ही दवाओं के जो अवशेष जो हानिकारक रसायनों को वातावरण से हटाने में भी ये मदद करेगा। AI और रसायन डिजाइनिंग में नए प्रकार की सामग्री बनाने के लिए भी ये काफी उपयोगी होगा। तो ये इसके जो होंगे उपयोग होंगे। इसी के साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो इन वैज्ञानिक ने रसायन शास्त्र की उस सीमा को तोड़ा है जिसमें धातु और जैविक पदार्थों को अलग अलग समझा जाता था। मींस हमारा जो रसायन है वो कहता था कि धातु अलग है और जैविक जो रसायन है वो अलग है। तो इन्होंने उस जो हमारी एक सीमा थी उससे तोड़ा है, उससे तोड़कर इन्होंने कहा है कि जो धातु और जैविक पदार्थ है उन्हें हम एक साथ मिला सकते हैं, एक साथ उसका यूज कर सकते हैं। अब यह खोज नई प्रकार की गैस भंडार प्रणाली, दवा वितरण या फिर तकनीक, पर्यावरण शुद्धिकरण और पानी उत्पादन तकनीक की क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। तो इसके काफी उपयोग होंगे। ये हुआ। इसमें राशि कितनी दी जाती है, जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं इसमें कितनी धनराशि दी जाती है, तो ये 3 वैज्ञानिकों को 11 मिलियन जो स्वीडिश कॉर्नर होते हैं वो दिए जाएंगे। लगभग 1 करोड़ की राशि समान रूप से दी जाएगी, वितरित की जाएगी। यह नोबेल पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को मिला जिन्होंने यह दिखाया कि धातु और कार्बनिक यौगिक को जोड़कर ऐसी स्मार्ट सामग्री बनाई जा सकती है जो लचीली हो, स्थिर हो और उपयोगी हो, जो हवा या पानी से निकाल सकती है, गैसों को पकड़ सकती है और प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकती है। इनकी खोज को रसायन शास्त्र और पर्यावरण विज्ञान के बीच एक सेतु कहा जाता है। जो रसायन शास्त्र और पर्यावरण विज्ञान है इन दोनों को मिलाने का इन्होंने जो काम किया है तो वो क्या है, एक सेतु की तरह वर्क करेगा, इस तरह इन्होंने कहा गया है। आप ये भी देख सकते हैं कि जो MOF जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन एक थ्योरेटिकल भी आप देखेंगे कि जो MOF होते हैं वो एक जाल जैसी संरचना होती है जो 2 भागों से मिलकर बनी होती है। मेटल आयंस या फिर मेटल क्लिस्टर से जो धातु आयन या छोटे धातु होते हैं ये जोड़ या कनेक्शन पॉइंट्स की तरह काम करते हैं। सेकंड होता है जो ऑर्गेनिक हमारे लिंकर्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये धातु को जोड़ने वाली छड़ियों की तरह काम करते हैं। जो हमारे मेटल क्लिस्टर है, जो हमारे धातु हैं वो क्या होते हैं, वो कनेक्शन पॉइंट की तरह कार्य करते हैं। और जो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो धातुओं को छड़ी की तरह काम करते हैं। ये दोनों जुड़ते हैं तो एक त्रिआयामी फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे आपको छेद और सुरंगें देखने को मिलेंगी। इसी तरह से इन्हीं छेदों के कारण MOF जो कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स है की सबसे खास विशेषताएं सामने आती हैं। बहुत ज्यादा जो सरफेस एरिया है यानी 1 ग्राम MOF की सतह कहीं फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी हो सकती है, तो ये काफी बड़ा भी हो सकता है। इस तरह से हुआ। ये काम कैसे करता है, तो आप देखेंगे कि जो MOFs है ये काम करता है, ये एब्जॉर्प्शन के सिद्धांत पर काम करता है, जो एब्जॉर्ब करेगी चीजों को उसके सिद्धांत पर काम करता है। ये जो है MOFs हवा, गैस, तरल पदार्थों के अणुओं को अपनी सतह पर सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये वैसा ही है जैसे स्पंज पानी से सोखता है, पर यह प्रक्रिया अणु स्तर पर होती है। जो MOF की एक सूक्ष्म सुरंग में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फंस जाती है। जब तापमान या दाब बदलता है तो वह रिलीज
हो जाती हैं, यानी MOF कैप्चर और रिलीज सिस्टम की तरह काम करेगा, उसे कैप्चर भी कर लेगा और जब जरूरत पड़ेगी उसे रिलीज भी कर देगा। ये हुई। नेक्स्ट चलते हैं, इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि कुछ जो कि हवा से पानी निकालना, इसका फर्स्ट उदाहरण है। सेकंड है कुछ MOF जैसे कि MOF 303 रेगिस्तानी हवा से नमी खींचते हैं। सेकंड, रात में यह हवा से वाटर जो वेपर है भाप को सोख लेते हैं। और फोर्थ है दिन में जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो यह पानी को छोड़ देते हैं, इसे इकट्ठा कर पीने योग्य जल बनाया जा सकता है। मीन्स अगर रेगिस्तान है और वहां पे पीने के लिए पानी नहीं है तो ये उस पानी को सोखेगा, उसे पीने लायक बना सकता है और आप उसे पी सकते हैं। ये इसके उदाहरण हुए। बी आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कैसे करेगा। तो जो ये MOFs के छिद्र हैं, जो छोटे छोटे छेद हैं, मैंने आपको बताया छोटे छोटे उसमें छेद पाए जाते हैं, सुरंग की तरह से वो होते हैं। जो वो है वो क्या करेंगे, CO2 गैस के अणुओं को चुंबक की तरह आकर्षित कर लेंगे। जो CO2 गैस है वो जिस तरह से वातावरण में हमारे एटमोस्फेयर में फैली रहती है, तो उसे एक चुंबक की तरह, जैसे चुंबक किसी लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, अपने में चिपका लेते हैं, इसी तरह ये क्या करेगा, चुंबक की तरह कार्य करेगा और CO2 के जो कण होंगे उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षित करते हैं। इस तरह यह हवा से ग्रीन हाउस जो गैसों को पकड़ने में मदद करती है, यानी जलवायु परिवर्तन से लड़ने में उपयोगी है। दवाओं का नियंत्रित वितरण है उसको में कैसे काम करेगी ये, तो MOF के छिद्रों में दवा के अणु डाले जाते हैं, ये धीरे धीरे शरीर में दवा छोड़ते हैं जिससे लंबे समय तक असर और कम साइड इफेक्ट होते हैं। ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे जो मानव शरीर है उसमें दवाओं को छोड़ेगा और उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे काम करेगी और इससे साइड इफेक्ट्स होने के भी कम चांसेस होंगे। तो ये इसके इस तरह से वर्क करेगी। सेकंड आप देख सकते हैं कि ऊर्जा भंडारण गैस स्टोरेज में कैसे काम करेगी। तो MOFs जो है हाइड्रोजन मीथेन गैस को सुरक्षित रूप से संग्रह कर सकते हैं। ये भविष्य में हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। इसी के साथ जो MOFs के अंदर क्या होता है कि जो इसकी संरचना रहस्य में है, मींस धातु के जो टुकड़े हैं, LE जो लेगो के जोड़ है, कनेक्शन है, उसी तरह से सेकंड होगा कि ऑर्गेनिक जो लिंकर्स होंगे, लेगो की जो छड़ियां होंगी, जब आप इन्हें जोड़ते हैं तो बहुत सुंदर एक क्रिस्टल जाली की एक संरचना बनती है। इस जाली के अंदर जगह जगह पर आपको छोटे छोटे कमरों की तरह छेद देखने को मिलेंगे और यह गैसें द्रव अणु में फंस सकते हैं। उन्हें वो क्या करेगा, उसमें वो गैसों को फंसा लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु होंगे उन्हें फंसा लेगा, या फिर जो पानी के अणु होंगे उन्हें वो कैप्चर कर लेगा। ये इसका वर्क हुआ। इसके जो फायदे होंगे कि हल्के और लचीले होते हैं, ये जो होंगे ये हल्के होंगे, लचीले होंगे। आपने स्पंज देखा होगा, बहुत ही हल्का होता है, जैसे ही पानी भर जाता है वो क्या होता है, काफी हैवी हो जाता है और लचीला भी हो जाता है। इसी के साथ में दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पर्यावरण में हानिकारक गैसों को पकड़ सकते हैं, सौर ऊर्जा से पानी बना सकते हैं और नई दवाएं और जो बैटरियां बनाने में मदद करेंगे। ये इसके उपयोग होंगे और इसके फायदे होंगे। ये हुआ सेकंड। चलते हैं अब हम फिजिक्स पर। फिजिक्स में किस किस को ये दिया गया, तो जॉन मिशेल, जॉन मार्टिनेज को ये दिए गए हैं। फिजिक्स किस किस को, जॉन क्लर्क, मार्सेल और जॉन मार्टिन को ये दिया गया है। फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिए गए हैं। देखते हैं भौतिकी का 2025 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये है 2025, जिन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो क्वांटम टनलिंग नामक रहस्य में भौतिक घटना को प्रदर्शित करता है। पुरस्कार विजेता कौन कौन है, तो ये हुए जॉन क्लर्क, मिशेल डिलीवरी, जॉन मार्टिनस। अब इन्होंने खोज किस पर की है, हमने देखा केमिस्ट्री में कि उन्होंने 2 यौगिकों को जोड़कर क्या क्या उनकी अलग अलग जो नेचर थे, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी थी, लेकिन उन्होंने एक जगह ऐड कर कर एक ऐसी संरचना बना दी जिससे कि वो गैस के अणु हुए, हवा के अणु हुए, उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, मींस कैप्चर कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया है कि जैसे हमारे सुपर कंडक्टर होते हैं, हमारे 2 सुपर कंडक्टर हुए, तो क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर एक इधर रखा एक इधर रखा, अगर हमने उसके बीच में एक इंसुलेटर टाइप की कुछ चीज रख दी, मींस जिससे कि इस सुपर कंडक्टर की उस सुपर कंडक्टर में कोई भी अणु या जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो है वो आदान प्रदान ना हो सके, ऐसा हमने एक इंसुलेटर रख दिया। मींस आप जानते हैं इंसुलेटर क्या होता है कि अगर हम लाइट है, लाइट उसमें प्रवाहित नहीं हो सकती, तो ऐसा इंसुलेटर रख दिया है। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर हमने 2 सुपर कंडक्टर रख दिए हैं और बीच में एक इंसुलेटर की परत लगा दी है, इसके बावजूद भी जो उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो सकती हैं और एक दूसरे के पास जा सकते हैं। इन्होंने ये एक
हमारी चीजें बताई हैं, एक इसकी खोज की है। इसके बारे में आप देखेंगे कि किस तरह से वर्क करती है और डिटेल में देखते हुए चलेंगे। इन तीनों ने एक रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की इस खोज के लिए सम्मानित किया गया है। किसने किया है? जो ये फिजिक्स का हमारा प्राइज देते हैं, जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज देते हैं, वो कौन देते हैं? तो वो देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा इसे दिया जाता है। क्या है? क्वांटम टनलिंग। जो हमारी ट्रेडिशनल हमारी फिजिक्स होती है उससे बिल्कुल अलग होती है हमारी क्वांटम जो हमारी फिजिक्स होती है। जो ट्रेडिशनल फिजिक्स होती है इसमें तो न्यूटन के लॉ हुए, हमारे जो न्यूटन के लॉ है काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें हर जगह वर्क भी करते हैं। लेकिन क्वांटम में ऐसा कुछ भी नहीं है, और न्यूटन के जो वर्क है, जो न्यूटन के लॉज हैं, वो क्वांटम में यूज नहीं होते हैं, वहां पर वो काम नहीं करते हैं। क्वांटम की एक अलग थ्योरी है, अलग ही उसकी एक फिजिक्स है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। ये क्वांटम टनलिंग है। सामान्य भौतिकी के अनुसार अगर एक कण जो हमारा एक पार्टिकल के सामने कोई दीवार या अवरोध है तो उसे पार करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। मीन्स अगर हमारी कोई दीवार है और उसके दूसरी तरफ हमें जाना है तो हम क्या करेंगे? हम अपनी पावर को यूज करेंगे, ऊर्जा लगाएंगे, या फिर जो किसी अणु को भेजना है उसे हम ज्यादा चार्ज करेंगे। आपने बैटरी देखी होगी कि बैटरी से जब आप बैटरी देखते हो तो उससे जब चार्ज किया जाता है, उसे फुल चार्ज करने के बाद ही एक जो उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं आपस में पुश करते हैं और वो फिर क्या करते हैं? बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। इसी तरह से इन्होंने कहा कि जो अणु होता है उसे ऊर्जा देने की जरूरत पड़ती है और तभी वो अणु क्या आता है? दूसरी तरफ जा पाता है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि उसे ऊर्जा देने की जरूरत नहीं है, बिना ऊर्जा दिए भी वह एक अणु से दूसरे अणु के पास जा सकता है। किस तरह से? तो अगर ऊर्जा कम है चाहिए होती है, इन्होंने कहा कि एक कण के सामने कोई दीवार या अवरोध है, उसे पार करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। अगर ऊर्जा कम है तो कण दीवार से टकराकर वापस लौट आते हैं। लेकिन क्वांटम दुनिया में जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम वर्ल्ड है, में नियम अलग होते हैं। यहाँ कभी कभी कण दीवार को पार कर जाते हैं भले ही उनके पास पर्याप्त ऊर्जा न हो। यही क्वांटम टनलिंग कहलाती है। यही क्वांटम टनलिंग कहलाती है कि इतनी ऊर्जा उसके पास नहीं है कि वो दूसरी तरफ जा पाए, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करता है? वो दूसरी तरफ चला जाता है। यही जो होता है ये होता है क्वांटम टनलिंग। जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर और उछलने के बजाय दीवार के आर पार निकल जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये है क्वांटम का वर्ल्ड। क्वांटम की ये थ्योरी है कि इस तरह से कि दीवार के आर पार निकल जाए। जबकि हमारी क्या ट्रेडिशनल फिजिक्स कहते हैं कि हमने दीवार पे बॉल को पुश किया, बॉल को फेंका तो वो वापस हमारे पास आएगी और वो दीवार को पार नहीं कर पाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि वो दीवार को पार कर जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों ने यह दिखाया कि पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी क्वांटम नियम के अनुसार व्यवहार कर सकता है। एक जो हमारे हैं यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने बताया कि एक जैसे फोन्स जो जंक्शन होता है नामक एक उपकरण होता है। यह उपकरण दो सुपर कंडक्टर अत्यधिक चालक पदार्थ से बना होता है। दो सुपर कंडक्टर से बना होता है जिनके बीच में एक बहुत पतली परत होती है, पतली सी परत होती है। यह परत खुद बिजली से नहीं चलती, मीन्स ये बिजली से नहीं चलती है। फिर भी जब दोनों सुपर कंडक्टर जोड़े जाते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन टनलिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन टनलिंग करते हैं यानी बिजली बिना वोल्टेज के बहने लगती है। मींस दो सुपर कंडक्टर है, बीच में हमने एक इंसुलेटर टाइप पतली एक परत लगा दी है कि जिससे कि जो दोनों की बिजली है वो एक दूसरे से क्या होगी? कनेक्ट नहीं हो पाएगी, तो वो चार्ज नहीं हो पाएगा, वो चल नहीं पाएगा। लेकिन ये क्या कहते हैं कि हमने जब दो सुपर कंडक्टर लिए, बीच में एक इंसुलेटर की पतली परत रखी और दोनों को जब हमने इलेक्ट्रिक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उन्हें हमने जब उन्हें सुपर कंडक्टर को जोड़ा तो उसमें बिजली प्रवाहित होने लगी, मीन्स उसमें बिजली चलने लगी और वो एक दूसरे को क्या कर रही थी? कनेक्ट कर रही थी। इसी तरह ये दिखाया गया कि सुपर जो हमारे बीच में इंसुलेटर होने के बावजूद उसमें लाइट जो है वो प्रवाहित हो गई। इसे इन्होंने क्या कहा? टनलिंग कहा। टनलिंग के द्वारा ये वर्क हुआ। क्वांटम सर्किट देखेंगे कि कैसे काम करता है। सामान्य तौर पर तार बिजली बहने के लिए वोल्टेज चाहिए। तार में अगर बिजली आपको प्रवाहित करनी है तो उसके लिए वोल्टेज चाहिए, पर सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बिना प्रतिरोध के ही बहनी शुरू हो जाते हैं। जो सुपर कंडक्टर होते हैं उसमें जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस के बिना ही क्या बहने लग जाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन बिना प्रतिरोध के बहते हैं। इसी तरह से जो जैसे फोर्सन जंक्शन होता है में इलेक्ट्रॉन दीवार के पास टनलिंग करके जाते हैं। इससे वैज्ञानिक ने साबित कर पाया कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट भी क्वांटम तरीके से काम कर सकता है। जो हमारा पूरा जो हमारा क्या है, पूरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो क्वांटम तरीके से भी वर्क कर सकता है। ये इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी।
इसके परिणाम आप देखेंगे, यह प्रयोग क्वांटम मैकेनिक को इलेक्ट्रिक सर्किट्स में लागू करने का रास्ता खोलता है। साथ ही इसमें क्वांटम जो सेंसर्स होते हैं या फिर सुपर कंडक्टर ऑर्बिट्स होते हैं, सुपर कंडक्टर जो क्यूबिट्स होते हैं, भविष्य के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स की नींव है। यह समझने में मदद करता है कि सूक्ष्म स्तर पर इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा कैसे व्यवहार करते हैं, कि सूक्ष्म जो छोटे छोटे कण होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा किस तरह से कार्य करते हैं, ये उसको प्रदर्शित करता है। इसके उपयोग देख सकते हैं कि इसका उपयोग आप कहां कहां देखेंगे, तो जैसे कि हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स हुए, ये सर्किट क्यूबिट्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं जो सुपर फास्ट कंप्यूटिंग संभव बनाते हैं। क्वांटम सेंसर्स होते हैं अति सटीक माप के लिए, जैसे दिमाग की विद्युत गतिविधि या फिर गुरुत्वाकर्षण तरंगे मापने में भी ये अपनी भूमिका निभाते हैं। भविष्य के सुपर जो कंडक्टिंग ट्रांजिस्टर होते हैं या फिर बिना ऊर्जा नुकसान वाले सर्किट के लिए भी ये आधार बनेंगे, तो ये इनके उपयोग हुए। नोबेल समिति के चेयरमैन ओले एरिक्सन ने कहा, यह अद्भुत है कि 100 साल बाद भी क्वांटम मैकेनिक्स हमें नए आश्चर्य देती रहती है। यह खोज न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आधुनिक डिजिटल तकनीक की भी नींव रखेगी, नींव भी है। तो इसी तरह से यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ। चलते हैं नोबेल पुरस्कार, जो कि हमारा फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में है। मैंने इसे आपको डिटेल में बता दिया था, बस आप ये देख लो कि ये किस किस को दिया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये मैरी बर्न्स को दिया गया था, मैरी बंसले को दिया गया था, फ्रेड रैंडल को दिया गया था, शिंजो सकागुची को दिया गया था। ये दोनों अमेरिका से बिलोंग करते थे और ये कहाँ से, जापान से बिलोंग करते थे। ये किस लिए दिया गया था, तो रोग प्रतिरोध प्रणाली के लिए, जो हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से वर्क करता है इसके लिए दिया गया था, कि इम्यून सिस्टम के नियंत्रण पर उनके शोध के लिए दिया गया था। इस खोज के लिए कैंसर, ऑटो इम्यून रोगों के इलाज में नई संभावनाएं खुलेगी। ऑटो इम्यून रोग क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है कभी कभी वो ये पहचानने में गलती कर जाता है कि कौन से जो हमारी खतरनाक है और कौन हमारे लिए लाभदायक है। तो वो अपने ही जो वो होते हैं, जो हमारे ही अणु होते हैं, मीन्स हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, खुद को ही हानि पहुंचाना शुरू कर देता है, उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये मैंने आपको बता दिया था, इम्यून सिस्टम की पूरी डिटेल आपको मैंने बताई थी। अगर जिसने नहीं देखे तो वो मेरी लास्ट क्लास में जाकर देख ले। इसके बाद चलते हैं हम साहित्य पर, कि साहित्य में जो लास्ट जो हमारे किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है लाज़लो कैज़न होरकोई को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। किसके लिए, साहित्य के लिए इन्हें दिया गया है। इसी के साथ में अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, जो कि हमारे इन्हीं से रिलेटेड है, हमारे फिजिक्स से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि कुछ तरल पदार्थ हिलाने या हिलाए जाने पर पतले होने के बजाय गाढ़े हो जाते हैं और रुकने के बाद अपने मूल रूप में लौटने में समय लेते हैं। जैसे कुछ पदार्थ होते हैं कि जब उन्हें आप शेक कर रहे हो तो क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं या फिर कुछ गाढ़े हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें आप ऐसे ही रख देते हो तो वो क्या होता है, वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। तो उसके लिए कौन है, जैसे कि जिप्सम पेस्ट हुआ, प्रिंटर की शाही हुई, वो क्या है, वो इसके उदाहरण है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे रियोपैक्सी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को रियोपैक्सी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ज्यादातर पारदर्शी पदार्थों में नीली जो रोशनी होती है जिसकी आवृत्ति अधिक होती है और लाल जो रोशनी होती है उसकी तुलना में ज्यादा धीमी होती है। आप सब जानते हैं जब हम प्रिज्म देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं जो हमारी नीली हमारी जो ब्लू लाइट होती है और एक रेड लाइट होती है। रेड लाइट की क्या होती है, रेड लाइट की तुलना में ब्लू लाइट की जो चलने की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो रेड लाइट से कम होती है। ये आपने देखी होगी। लेकिन उन्हें बताया है कि लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में इसका उल्टा भी हो जाता है, जैसे कि नीली रोशनी तेज हो जाती है और जो हमारी रेड लाइट होती है उसकी चलने की जो गति की जो आवृत्ति है या चाल है, स्पीड है, वो कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं एनोमल्स जो होता है डिस्पर्शन कहा जाता है, एनोमल डिस्पर्शन कहा जाता है। सेकंड थर्ड चलते हैं, शास्त्रीय जो हमारी यांत्रिकी है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार किसी बाधा को पार करने के लिए कणों को न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये हमने अभी पीछे देखा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है, कौन, क्लासिकल जो हमारी मैकेनिक्स क्या कहती है, कि जो किसी बाधा को पार करने के लिए कणों को न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कि वो ऊर्जा उसे देनी पड़ेगी तभी वो उसे पार कर पाएगा। लेकिन मैकेनिक्स जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है वो कहती है कि कण इस बाधा को बिना उस न्यूनतम ऊर्जा के भी पार कर सकते हैं। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं क्वांटम टनलिंग। क्या कहते हैं, क्वांटम टनलिंग कहते हैं। फिर चलते हैं
शास्त्रीय जो यांत्रिकी है हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार किसी बाधा को, यह हमने पढ़ लिया। 5th पर चलते हैं। कुछ पृथक प्रणालियों में ऊर्जा जोड़ने से उनकी एंट्रोपी घट जाती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एंट्रोपी क्या होती है, तो एंट्रोपी घट जाती है जिससे वे अनंत तापमान से भी अधिक गर्म प्रतीत होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो जब किसी प्रणाली में कोई एंट्रोपी घटती है जिससे कि उसका तापमान क्या होता है, अधिक गर्म हो जाता है या फिर गहना अधिक प्रतीत होता है, इस स्थिति को कहा जाता है नेगेटिव टेम्परेचर। क्या कहा जाता है, नेगेटिव टेम्परेचर कहा जाता है। ये हुई। अब चलते हैं हम आज की करंट अफेयर की न्यूज पर। हमारा द हिंदू की जो इंपोर्टेंट न्यूज है, सबसे पहले आप देखेंगे द हिंदू की न्यूज, जिसमें कि हमारे जो ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल होने हैं वो कहां पर होंगे, अहमदाबाद में। अहमदाबाद को चुना गया है 2030 में जो कौन से जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में किए जा रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत ही हमारे गर्व के लिए भी बात है। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि अगर 2030 के हमारे यहाँ पर भारत में हो रहे हैं जो कॉमनवेल्थ गेम है, तो हमारे जो ओलंपिक होंगे उनकी भी संभावना है कि भारत में वो कराए जाएं। इस तरह से देखा जा रहा है। इसके बारे में देखेंगे कि जो अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये क्या है, कॉमनवेल्थ जो स्पोर्ट्स है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है ने क्या कहा है बुधवार को कि अहमदाबाद को 2030 की शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों में की मेजबानी के लिए शहर के रूप में सिफारिश की गई है, उन्हें चुना गया है। इसी के साथ में हालांकि आधिकारिक निर्णय 26 नवंबर को आएगा। मीन्स वैसे जो आधिकारिक एक लेटर निकलता है या फिर आधिकारिक रूप से जो अनाउंस किया जाता है वो कब होगा, 26 नवंबर को होगा। लेकिन अभी जो ग्लासगो में स्पोर्ट्स चल रहे हैं वहां पर ये बोल दिया गया है कि जो आने वाले 2030 में कॉमनवेल्थ के गेम होंगे वो भारत में कराए जाएंगे। भारत के अहमदाबाद के लिए उसे तैयार किया गया है और उसका नाम नामित किया गया है। तो ग्लासगो में होने वाले जो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली में लिया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार यह औपचारिक मंजूरी जो फॉर्मेलिटी ही मानी जा रही है, यानी अहमदाबाद लगभग तय माना जा रहा है कि अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ के जो गेम है वो किए जाएंगे। अहमदाबाद और नाइजीरिया की राजधानी अबुजा दोनों ने 2030 खेलों की मेजबानी के लिए अपने प्रस्ताव दिए थे, कि अहमदाबाद ने भी दिया था और नाइजीरिया की जो राजधानी अबुजा उसने भी दिया था। लेकिन इसमें मूल्यांकन जो नामांकित किया गया है, जिसका अनाउंस किया गया है, वो किया गया अहमदाबाद को। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एवोल्यूशन कमेटी ने अहमदाबाद को चुना है। ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। भारतीय ओलंपिक संघ और कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस प्रस्ताव को नेतृत्व किया है। पीटी उषा ने क्या कहा है कि पीटी उषा ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। ये कौन है, ये भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी हैं। का कहना है कि ये खेल न केवल भारत के विश्व स्तरीय खेल हैं, बल्कि आयोजन अक्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए भी इसे एक महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो भारत है वो इन चीजों का आयोजन कर सकता है। मीन्स जो कॉमनवेल्थ गेम है उनका आयोजन करने की जो क्षमता है वो भारत के पास नहीं है, इसीलिए अहमदाबाद को नामित किया गया है। बल्कि विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को एक सार्थक भूमिका निभाएगा, ये पीटी उषा जी का कहना है। इसी के साथ में अहमदाबाद की स्थिति आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद 2036 ओलंपिक खेलों की बोली लगाने की दौड़ में भी शामिल है। शहर में विश्व स्तरीय जो स्टेडियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और मेट्रो कनेक्टिविटी के कारण इसे प्राथमिकता दी गई है। चित्र में आप देख भी सकते हैं जो ईका एरिना अहमदाबाद, जहां से खेल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। तो अहमदाबाद को ये जानते हैं कि अहमदाबाद कहां पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। ये भी देखा जा रहा है कि वहां पे जो गुजरात है वो मोदी जी का गढ़ है या अमित शाह का गढ़ देखा जाता है, तो वहां पर ओलंपिक गेम कराए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये भी आप देखेंगे कि अहमदाबाद को इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर जितनी भी जरूरतें हैं जहां पर हम एक कॉमनवेल्थ गेम्स को करा सके, बहुत बड़ी उसमें वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट या फिर जो जितनी भी सुविधाएं हैं उन्हें प्रोवाइड कराना, तो वो सिर्फ अभी अहमदाबाद के पास है और वही काफी बड़ा स्टेडियम है जिस पर ये कॉमनवेल्थ के गेम कराए जा सकते हैं। तो किसे नामित किया गया है, अहमदाबाद को नामित किया गया। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कॉमनवेल्थ के गेम कहां पर होंगे 2030 के, तो आपको ये याद रखना होगा कहां पर होंगे, तो ये होंगे हमारे अहमदाबाद में। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम है भारत के लिए ऐतिहासिक होंगे, क्योंकि यह शताब्दी संस्करण 100 वर्ष पूरे होने वाला संस्करण है और इससे भारत पहली बार इस स्तर आयोजन की मेजबानी करेगा। तो ये हुआ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री है अमर सूर्या जो है वो दिल्ली में आई हुई है और 3 दिन की वो यात्रा पर भारत में आई हुई है।
तो इनके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहीं से पढ़कर गई हैं, तो इसीलिए ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखते हैं, श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है अमर सूर्या आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचेंगी। उनकी यह यात्रा 3 दिन की होगी, जिसके दौरान वे भारत के प्रधानमंत्री से मिलेंगी, जो कि नरेंद्र मोदी हैं, विदेश मंत्री से मिलेंगे, एस जयशंकर प्रसाद जी से मुलाकात करेंगी। उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, पहली बार भारत में आ रही है आधिकारिक रूप से। भारत और चीन दोनों के साथ संबंध संतुलित रखने के लेख में बताया गया है कि श्रीलंका एक तटस्थ विदेशी नीति अपनाना चाहता है, जिससे भारत और चीन दोनों ही देश महत्वपूर्ण साझेदार हैं। चीन की यात्रा के बाद भारत आगमन। भारत आने से पहले जो अमर सूर्या ने बीजिंग चीन का दौरा किया, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने, बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसके तहत साझेदारी को आगे बढ़ाने का हमारी बीच जो बातचीत हुई है, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर को भी गहराने पर केंद्रित किया गया है। तो इन्होंने जब चीन से यात्रा कर आई थी, इस बात को भी दोहराया था। भारत श्रीलंका सहयोग क्या है कि भारत और श्रीलंका दोनों देश व्यापार, निवेश और विकास साझेदारी, जो कि ट्रेड हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, डेवलपमेंट कोऑपरेशन हुआ, को मजबूत करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में श्रीलंका की यात्रा की थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति, जो कि कौन है, अनुरा कुमारा दिसानायके, कौन सा है, अनुरा कुमारा दिसानायके, वहां के क्या है, राष्ट्रपति हैं। भारत के हितों के प्रति संवेदनशीलता की सराहना करते हैं, उन्होंने सराहना की थी। इनकी आप पृष्ठभूमि देख सकते हैं, जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है अमर सूर्या की। तो अमर सूर्या एक शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आने वाली नेता है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की पढ़ाई की, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़कर गई हैं। वे मानव शास्त्र की विदुषी हैं और श्रीलंका के ओपन यूनिवर्सिटी में अध्यापन कर चुकी हैं। इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, श्रम अधिकार और उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निवेश जैसे विषयों पर शोध और आंदोलन किए हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि जो एक माओवादी है, आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ हुआ या फिर छत्तीसगढ़ हुए, इनमें क्या है, आप देखते होंगे कि काफी माओवादी जो होते हैं उनका प्रकोप देखा गया है। काफी भिड़ंत होती रहती है हमारी सेना के बीच में और उन लोगों के बीच में। इसी के बीच में एक न्यूज निकल कर आई है, जो मोस्ट वायलेंस जो रिस्ट्रिक्टेड है डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने क्या किया है। तो आप यहाँ देखेंगे, गृह मंत्रालय के अनुसार अब केवल 3 जिले मोस्ट इफेक्टेड की श्रेणी में आते हैं, जिसमें है बीजापुर, सुकामा, नारायणपुर। ये तीनों क्या है, मोस्ट इफेक्टेड है, जहां पर माओवादियों का ज्यादा आपको विवाद देखने को मिलेगा या फिर वहां पर कहर देखने को मिलेगा। ये तीनों जिले छत्तीसगढ़ में आते हैं, छत्तीसगढ़ में ज्यादा देखे जाते हैं, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से आते हैं। इनसे पहले ये 6 जिले थे, जिसमें घटाकर 3 जिले कर दिए गए हैं। कुल प्रभावित जो जिले थे, जब आपने देखा होगा कि 2013 में इसमें दिखाए गए ये सरकार के आंकड़े हैं, जो मैंने उठाया कि 2013 में 126 जिलों में माओवादियों का प्रकोप था, काफी कहर था। लेकिन 2023 में ये 11 जिले रह गए और अब 2022 में 18 थे, 23 में 11 जिले रह गए और अब कितने रह गए हैं, सिर्फ 3 जिले रह गए हैं। न्यूज ये इंपोर्टेंट क्यों बनी, हमारी न्यूज ये सामने क्यों आई है, तो इसमें क्या हुआ है कि माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। किसने, तो समाचार में बताया गया कि जो सीपीआई मोस्ट के वरिष्ठ नेता है, कौन है, मलालूजुला, कौन है, मलालूजुला वेणुगोपाल ने आत्मसमर्पण किया है। उनके साथ 60 अन्य माओवादी कार्यकर्ताओं ने भी महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस मौके पर महाराष्ट्र के जो उपराष्ट्रपति है देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। तो इन्होंने क्या, जो वेणुगोपाल है, इन्होंने अपने 60 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ आत्मसमर्पण किया है, इसलिए ये न्यूज काफी इंपोर्टेंट बनी है। तो आपको याद रखना है किसने किया है, वेणुगोपाल ने आत्मसमर्पण किया है। इन्होंने कहा है कि इसमें कौन कौन लोग मारे गए, कि 312 यहाँ पर माओवादी मारे गए थे, 836 गिरफ्तार हुए और 1639 ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से एक जो पॉलिट ब्यूरो सदस्य है और एक सेंट्रल जो कमेटी सदस्य शामिल है, जिन्होंने इसका आवर्णन किया और इन लोगों को क्या किया, इनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। इन्होंने, जो वेणुगोपाल है, इन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया है। और छत्तीसगढ़ में काफी माओवादियों का कहर देखा जाता है। आप देखते भी होंगे कि सेना और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें कभी कभी हमारी सेना के जो सैनिक है वो शहीद हो जाते हैं या फिर माओवादी मारे जाते हैं। तो इसी पर ये न्यूज थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए बनी कि क्योंकि वेणुगोपाल ने आत्मसमर्पण किया अपने 60 कार्यकर्ताओं के साथ, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बन गई।
ये मैंने आपको बता दिया कि हंगरी के जो लेखक है लोसजेलो कोर्सनोकोई ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों दिया गया उन्हें? नोबेल कमेटी ने उन्हें पुरस्कार उनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी रचनाओं के लिए दिया गया था। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। अब चलते हैं न्यूज पर। हमारी फर्स्ट न्यूज है कि प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में शुरू की गई पीएम सेतु स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है हमारा स्टार्टअप और उद्यमता को प्रोत्साहन देना, इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री द्वारा जो अभी शुरू की गई है कौन सी? पीएम सेतु स्कीम। कौन सी है ये? पीएम सेतु स्कीम। नेक्स्ट चलते हैं। पीएम सेतु में सेतु का पूरा रूप क्या है? तो सेतु की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टअप, इकोसिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टमेंट यहाँ की फुल फॉर्म है। क्या है? सेतु की फुल फॉर्म है तो स्टार्टअप, इकोसिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टमेंट, या इसकी सेतु की फुल फॉर्म बनती है। तो ये हुआ हमारा ऑप्शन 1। इसके बाद चलते हैं हम। पीएम सेतु योजना का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये करता है कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय, इसका संचालन करता है। कौन है? कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय। पीएम सेतु योजना का मुख्य लाभ किस वर्ग को मिला? तो मुख्य लाभ जो मिला है वो मिला है युवाओं को। किन्हें? युवाओं और स्टार्टअप उद्यमियों को मिला है। तो किन्हें? युवाओं को और स्टार्टअप जो उद्यमी हैं उन्हें दिया गया, जो उद्योगपति हैं उन्हें दिया गया है। हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में नमो सेमीकंडक्टर लैब की मंजूरी किस केंद्रीय मंत्री ने दी है? तो वो दी है किसने? अश्वनी वैष्णव ने दी है। किसने? अश्वनी वैष्णव ने दी है नमो सेमीकंडक्टर लैब की मंजूरी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अश्वनी वैष्णव जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ने आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लैब की मंजूरी दी है। इस लैब का उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च और चिप निर्माण के क्षेत्र में मजबूत बनाना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि नमो सेमीकंडक्टर लैब किस संस्थान द्वारा स्थापित किया गया? तो मैंने आपको अभी बताया कि आईआईटी भुवनेश्वर द्वारा इसे दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत की यह उन्नत सेमीकंडक्टर अनुसंधान प्रयोगशाला है आईआईटी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यह लैब छात्रों शोधकर्ताओं की चिप डिजाइन या फिर नैनो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेनिंग देने का कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमो सेमीकंडक्टर लैब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो नमो सेमीकंडक्टर लैब है उसका मुख्य उद्देश्य है भारत में चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता करना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चिप की काफी इंपोर्टेंट बढ़ती जा रही है, जो इंपोर्टेंस है वो काफी बढ़ती जा रही है। जैसे कि सेमीकंडक्टर हुए, आप देख भी रहे होंगे कि जो चाइना है वो आत्मनिर्भर है, इसीलिए भारत भी क्या चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने, जिससे कि वो चिप का अच्छे से प्रयोग कर सके, उसमें आत्मनिर्भरता बना सके, उसे निर्माण कर सके। तो ये हुआ। चलते हैं, भारत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का आयात करता है। इस लैब का लक्ष्य है कि भारत खुद की सेमीकंडक्टर और माइक्रो चिप्स विकसित कर सके, जिससे देश आत्मनिर्भर भारत इन इलेक्ट्रॉनिक्स के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट चलते हैं, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर क्षेत्र का भारत में क्या महत्व है? तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में क्या महत्व है? तो ये है, यह मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ियों और सैटेलाइट्स में अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए जो ये चिप है ये सेमीकंडक्टर काफी इंपोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम में हमें गाड़ियां बहुत इंपोर्टेंट हो गई हैं, हमारे लिए जो कंप्यूटर्स है वो काफी इंपोर्टेंट हो गए हैं, साथ ही साथ जो हम सैटेलाइट्स बनाते हैं इनके लिए मैक्सिमम इंपोर्टेंट है, ये काफी इंपोर्टेंट हमारे लिए सैटेलाइट्स में है। तो इसीलिए चिप और सेमीकंडक्टर के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तभी एक हम क्या बनेंगे? शक्तिशाली देश के रूप में उभरेंगे। इसी के साथ में ये आप देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और मुख्य घटक जैसे कि स्मार्टफोन हुआ, टीवी हुआ, कार, कंप्यूटर, रक्षा उपकरण, इसलिए क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत की तकनीक और आर्थिक सुरक्षा दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला जो वाणिज्यिक कोयला खनन प्रक्षेपण है किस राज्य में किया गया है? तो ये किस में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कोयला खनन प्रक्षेपण किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसे आप देख सकते हैं, भारत का पहला, क्योंकि ये फर्स्ट है इसीलिए काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, पहला वाणिज्यिक कोयला खनन प्रक्षेपण अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। यह कदम देश में कोयला उत्पादन
को बढ़ाने और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में उठाया गया है। जो हमारे चिप होते हैं सेमीकंडक्टर, ये हमारे रेयर खनिज में आते हैं। रेयर खनिज कैसे होते हैं कि जैसे हमारे छोटे छोटे हमारे जो इंपोर्टेंट होते हैं सेमीकंडक्टर के लिए यूज होते हैं, चिप के लिए यूज होते हैं, हमारा सोना हुआ, ये सब चीजें, ये रेयर हमारे 16 रेयर खनिज पदार्थ होते हैं। इनमें से जो सेमीकंडक्टर चिप है काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या था, सबसे पहले अमेरिका में सबसे ज्यादा रेयर जो पदार्थ थे वो पाए जाते थे। तो चाइना क्या था, चाइना निर्भर था अमेरिका पर। तो चाइना ने क्या किया कि उसने अपने जो रेयर पदार्थ हैं उन्हें खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि रेयर पदार्थ को खोदने में काफी खर्चा आता है। आप काफी टनों मट्टियां जब खोद दोगे उसके बाद आपको छोटे अमाउंट में आपको रेयर पदार्थ मिलते हैं। तो उसने क्या किया, उसने खोदना शुरू किया और जो अमेरिका प्रोवाइड कर रहा था रेयर जो पदार्थ हैं उससे बहुत ही कम जो उसकी मात्रा थी, कम मूल्य पर उसने बेचना शुरू कर दिया। अब जब चाइना ने कम पैसों में उसे देना शुरू किया, उसे बेचना शुरू किया, तो आप सब जानते हैं जो चीज सस्ती होगी लोग बाग उसे ही खरीदेंगे। तो इसी तरह से सब क्या हुआ, चाइना से खरीदना शुरू कर दिया। तो अमेरिका ने रेयर जो पदार्थ थे उन्हें खोदना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें काफी खर्चा आता था और उसने सोचा अगर कम मूल्य पर वहां से हमें प्राप्त हो रहा है तो हम क्यों ही इतनी मेहनत करें। तो उसने वहां पर खोदना बंद कर दिया। उसी से क्या हुआ, चाइना ने अपने आप को चिप और सेमीकंडक्टर रेयर जो पदार्थ हैं उनके लिए आत्मनिर्भर बना लिया। और फिर क्या हुआ कि मैक्सिमम जो कंट्रीज थी वो चाइना पर निर्भर हो गई कि चाइना से वो चीजें मिलेंगी तभी वो इन चीजों को बना पाएंगे। आज के टाइम में रेयर जो पदार्थ हैं उनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए चाइना आज शक्तिशाली बना हुआ है और हर देश के सामने झुकना प्रीफर नहीं करता है। अमेरिका जैसे देश पर भी वो बदले में टैरिफ भी लगा रहा है और उसका सामना भी कर रहा है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि चाइना के पास बहुलता में रेयर पदार्थ पाए जाते हैं। और यही कमजोरी बन गई है अमेरिका की या फिर और भी देशों की। तो इसीलिए भारत चाहता है कि भारत भी आत्मनिर्भर बने अपने रेयर पदार्थ को खोदने के लिए, जो चिप हैं, सेमीकंडक्टर हैं, उन्हें पाने के लिए, बनाने के लिए, तो उसमें वो आत्मनिर्भर बने, जिससे कि वो किसी पर निर्भर ना रहे और अपनी कमजोरी को किसी दूसरे के सामने, क्या होगा अगर हमारे पास कोई कमजोरी है, हमारे पास कोई चीज नहीं है तो दूसरा क्या होगा, उसका मिसयूज करेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई कमजोरी ही नहीं है तो मिसयूज क्या करेगा। तो इस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्योंकि ये काफी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की जो हमारी टेक्निकल चीजें हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक, जो अब एक हमारा मॉडल आ गया है, टेक्निकल एक दुनिया आ गई, तो उसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर और चिप में आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो ये सब चीजें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाणिज्यिक कोयला खनन परियोजना का उद्घाटन किसने किया। तो ये किसने किया है, ये क्या है, प्रहलाद जोशी ने। किसने किया है, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया है। केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना का लक्ष्य भारत को कोयला आयात पर निर्भरता से मुक्त करना और स्थानीय उत्पादन बढ़ाना, इसका मुख्य लक्ष्य है। वाणिज्यिक कोयला खनन का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है निजी कंपनियों द्वारा कोयले का व्यावसायिक उत्पादन करना, इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट चलते हैं हम। वाणिज्यिक कोयला खनन का अर्थ होता है प्राइवेट कंपनीज को अनुमति देना कि वे कोयले के खनन करके उसे व्यावसायिक रूप से बेच सकें। इससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा, रेवेन्यू मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में यह परियोजना किस जिले में प्रारंभ की गई। यह जो योजना की चलाई गई है ये कहां पर की गई है, तो ये की गई है चांगलोंग में। कहां पर, चांगलोंग में। ये न्यूज मैंने आपको पढ़ाई भी थी जब ये अपडेट आई थी, और करंट हमने द हिंदू की जो न्यूज थी इसका एनालाइज किया था। और अब ये हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन वाइज देख रहे हैं, जो हमारी पहली न्यूज का रिविजन है। तो कहां पर, चांगलांग में स्टार्ट की गई है। सॉरी, यह कोयला खदान चांगलांग जिले में स्थित है, जो राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में है। यह क्षेत्र कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है और इस परियोजना से स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। इसकी यही जो हमारे उद्देश्य है, ये इसका उद्देश्य है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश की कोयला जो आवश्यकताएं हैं को कितने प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाए। तो वो चाहते हैं कि 100%, कितना, 100% हम इस उत्पादन को घरेलू रूप से पूरा कर सकें। तो यहां देख सकते हैं आप, सरकार का उद्देश्य है कि 2030 तक भारत अपनी कोयला आवश्यकताएं पूरी तरह से घरेलू उत्पादन से पूरी करे, ताकि देश और आत्मनिर्भरता जो सेल्फ रिलायंट है वो बन सके। हाल ही में
हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए किस चक्रवाती तूफान के कारण चेतावनी जारी की गई है? तो वो है तूफान शक्ति। कौन सा है? तूफान शक्ति। यहां पर शक्ति गलत लिखा गया है, तूफान शक्ति। तूफान शक्ति, भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों के लिए तूफान शक्ति की कारण चेतावनी जारी की है। तूफान शक्ति की चेतावनी जारी की है कि यहां आने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तूफान शक्ति किस प्रकार का चक्रवात है? तो ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कैसा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और कहां पर? महाराष्ट्र और गुजरात में इसकी चेतावनी दी गई है कि यहां पर आने की संभावनाएं हैं। तूफान चक्रवर्ती एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो अरब सागर से बनता है। कहां से? अरब सागर से बनता हुआ चलता है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए कौन सा मुख्य सुझाव दिया है? तो कौन सा मुख्य सुझाव दिया है? तो वो दिया है तटीय क्षेत्रों में सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। किस किस में? महाराष्ट्र और गुजरात में इससे चेतावनी दी गई है। आईएमडी ने तटीय जिलों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी है। तूफान शक्ति किस समुद्र में बनता है? तो मैंने आपको भी बताया कि अरब सागर में बनता है। कहां पर? अरब सागर में यह बनता है, अरेबियन सी में। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की भारत आने की योजना किस तारीख को है? तो ये है 8 से 9 अक्टूबर 2025। कब? 8 से 9 अक्टूबर 2025 में कौन आने थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। मैंने आपको बताया भी था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए हुए थे, अपने 100 मेंबर्स के साथ आए थे। एक पूरा क्रू उनका आया हुआ था। किस लिए आया था? कि जिससे कि भारत में व्यापार कर सके, बिजनेस कर सके। तो इस सिलसिले में ये न्यूज हमने पढ़ी थी। तो कब आए थे वो? 8-9 अक्टूबर में वो आए थे। 2 दिन की उनकी ये यात्रा थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि कीर स्टारमर थे कि भारत यात्रा 8 से 9 अक्टूबर 2025 को निर्धारित थी। इस दौरान द्विपक्षीय संबंध और व्यापारिक सहयोग पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है हमारी कि भारत और चीन शेष उड़ानों को किस महीने फिर से शुरू करने पर चर्चा कर रहे हैं। तो वो कब है? तो वो है अक्टूबर 2025। ये हुई आज की हमारी करंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप अगली क्लास टाइम पर देख पाए। और डेली आप इस क्लास को कंटिन्यू करते रहें, जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन भी होगा और आप इसमें बहुत अच्छे से पकड़ भी बना लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।